आज के इस वीडियो में हम गुप्तों के आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। गुप्त काल के अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें कि इस समय का आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। कृषि की जानकारी हमें इस समय स्मृतियों से भी मिलती है, अब वर्त संहिता से भी मिलती है, और अमरकोश, जो अमर सिंह का अमरकोश है, वो भी हमें कृषि के बारे में जानकारी देता है। जो वर्त संहिता है, वर्त संहिता के अंदर हमें बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने कि बीजों की गुणवत्ता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है और धरती की उर्वरा शक्ति किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, इसका उल्लेख हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। किसानों की अगर हम बात करें तो किसान हैं इस समय लगभग किस पर निर्भर थे? वर्षा पर ही निर्भर थे। लेकिन हमें सिंचाई का भी उल्लेख देखने को मिलता है, और वो कौन सा है? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुदर्शन झील की हम बात करें तो इसका निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और उस समय सौराष्ट्र यानी लगभग किसने इसका निर्माण या पुनरुद्धार किया था? सौराष्ट्र गवर्नर ने, और सौराष्ट्र का गवर्नर था उस समय कौन है? पुष्यगुप्त। तो पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण करवाया था। फिर अशोक के समय, अगर हम मौर्य वंश के या अशोक की बात करें तो इसके समय यहाँ का जो यवन तुसाप था, एक यवन तुसाप यहाँ का गवर्नर था सौराष्ट्र का, उसने इससे नहरें निकाली यानी और इसको आगे बढ़ाया, और मरम्मत का कार्य भी किया साथ में। और अगर हम शक शासक रुद्रदामन की बात करें, रुद्रदामन के समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था वो सुविशाख था, इसने इसका पुनरुद्धार का कार्य किया यानी मरम्मत का कार्य किया। और शकंद गुप्त यानी हम गुप्तों की बात करें तो गुप्तों के वंश के समय भी थी ये, और इस समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था वो कौन था? प्रणदत्त। लेकिन इसने इसका पुनरुद्धार या निर्माण का कार्य नहीं किया, मरम्मत का। किसने किया? इसके पुत्र चक्रपालित ने। तो ये है सुदर्शन झील। चलो सुदर्शन झील के बाद अगर हम आगे सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए उस समय रहट और घटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। जो अमरकोश है, अमरकोश की हम बात करें तो जो अमरकोश है वो जो उपज की जो फसलें हैं कि कौन कौन सी विभिन्न फसलें हैं उनका नाम ये देता है, जैसे गेहूं है, धान, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च, यानी इस प्रकार की फसलें उसमें उत्पादन होती थी। और साथ ही जो अमरकोश है, अमरकोश दूसरी जो चीज़ें बताता है, दूसरी बताता है कि इस समय 12 प्रकार की भूमि यानी भूमि थी, वो 12 प्रकार की थी, और उसमें से जो मुख्य प्रचलन में थी वो 5 प्रकार की भूमि थी। उन 5 प्रकार का हम नाम देखते हैं। जैसे प्रचलन में जो थी, प्रचलन में नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। प्रचलन में 5 भूमि प्रचलन में थी उस समय, 5 प्रकार की। एक है इसके अंदर अक्षेत्र, यानी ये खेती के लिए उपयुक्त थी। दूसरी की बात हम करें तो दूसरी वास्तु, यानी ये रहने के लिए यानी वास करने के लिए उपयुक्त। और तीसरी की बात करें तो चारागाह है, यानी पशुओं के चारे के लिए। अगले की हम बात करें तो वह है सील, भूमि का नाम, यानी ये जोती नहीं जाती थी, यानी बिन नहीं जोती जाने वाली भूमि। और अगले की हम बात करें तो लास्ट है अपृहत, यानी ये बिना जोती हुई जंगली भूमि थी। वर्त संहिता कहती है, इस वर्त संहिता में देखो बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और धरती की उर्वरा शक्ति के साथ में ये 3 प्रकार की वर्त संहिता है। ये 3 फसलों का उल्लेख भी करती है कि 3 प्रकार की फसलें उस समय होती थी। एक फसल कब होती थी? श्रावण मास में।
यानी श्रावण मास में तैयार हो जाती थी, और दूसरी बसंत में, और तीसरी चैत या बैसाख में। वेनसांग क्या कहता है इसमें के बारे में, फसलों के बारे में, कि जो पश्चिमोत्तर जो भारत है वहां पर तो क्या होती थी, ईख व गेहूं, और जो मगध का आसपास का जो क्षेत्र था, मगध और जो पूर्वी भारत था, पूर्वी भारत, यहाँ पर क्या होती थी, चावल की पैदावार होती थी। इसी के साथ में ये तो है कृषि। कृषि के बाद में हम बात करते हैं आर्थिक जीवन में पशुपालन की। कामंदक के नीतिसार की हम बात करें, इस समय जो वैश्य है उसका मुख्य रूप से पैसा ही क्या था, गोपालन। और अमर सिंह का जो अमरकोश है ये हमें बताता है कि पालतू पशु के रूप में कौन कौन थे। गाय तो थी, गाय के अतिरिक्त घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी पालतू पशु थे। और बैल उस समय देखो क्या काम में लिए जाते थे, बैल हल चलाने के काम में भी आते थे, और सामान या बोझा ढोने के भी काम में बैलों को लिया जाता था। आर्थिक जीवन में अगर हम ये दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, उद्योग और शिल्प की बात करें, तो इसमें इसके अंदर देखो एक और तो यहाँ पर विशेषज्ञता का विकास होता है। उद्योगों के अंदर विशेषज्ञता का विकास इस समय हमें देखने को मिलता है, और साथ ही दूसरी ओर तकनीकी कौशल यानी नई नई तकनीकी इस समय आती हैं, और इसके अंदर भी अद्भुत प्रगति हमें देखने को मिलती है। इस समय गुप्त काल के समय हमें देखने को मिलती है। इस समय जो मुख्य उद्योग थे उसके अंदर धातु शिल्प है, वस्त्र निर्माण है, आभूषण बनाने की कला है, काष्ठ शिल्प है, पाषाण यानी पत्थरों से किस प्रकार से बनाया जाता था सब कुछ, और हाथी दांत उद्योगों में इस समय हमें प्रगति देखने को मिलती है। इसके अगर हम बात करें धातु विज्ञान के, हम उदाहरणों की मुख्य उदाहरणों की बात करें कि एक इसके अंदर महरौली का लौह स्तंभ, यानी सदियों बाद भी हम कह सकते हैं कि बिना जंग लगे ये अब तक अक्षत खड़ा है। दूसरी हम बात करें धातु विज्ञान की कि सुल्तानगंज जो कहाँ है, भागलपुर बिहार में, यहाँ से हमें तांबे की जो बुद्ध की मूर्ति मिली है, लेकिन अब ये मूर्ति हमारे यहाँ पर नहीं है। अब ये कहाँ है, बर्मिंघम के संग्रहालय में, कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर। धातु कला का सर्वोत्तम रूप हमें इस काल के सिक्कों में भी देखने को मिलता है, यानी इस काल के जो सिक्के हैं उसके अंदर भी हमें धातु कला का उदाहरण यानी सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। और इसमें के जो ताम्रपत्र हैं, ताम्रपत्र पर जो मोहरें लगी हुई हैं वो भी धातु शिल्प की श्रेष्ठ उदाहरण है। और इस समय हमें गुप्त काल से अनेक सहस्त्रों यानी बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हमें मिली हैं जो विशुद्ध भी हैं और साथ ही क्या हैं, कलात्मक भी हैं। गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता के अंदर हमें यहाँ की कलात्मक सौंदर्य सृष्टि और तकनीकी कौशल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। गुप्त काल के समय के अगर हम सिक्कों की बात करें
तो सबसे पहले जो सिक्के सर्वप्रथम जिस शासक ने चलाए थे गुप्तों के अंदर वो था कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त अगर हम द्वितीय की बात करें तो इसने सोने के सिक्के चलाए और सोने के साथ में इसने चांदी और तांबे के सिक्के भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया। अगर हम कुमारगुप्त की बात करें, कुमारगुप्त में वैसे हम पढ़ चुके हैं, कुमारगुप्त ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया था। और गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं थी यानी जो सोने के सिक्के थे उसे दिनार कहा जाता था। और फायान बताता है, फायान के वर्णन में भी हम देख चुके हैं फायान, कि यह कहता था कि जो विनिमय है यानी जो लेन देन है वो मुख्य रूप से किससे किया जाता था? या तो वस्तु के बदले वस्तु यानी वस्तु विनिमय, या फिर जो साधारण जनता है वो क्या देती थी? कौड़ी यानी कौड़ियों से विनिमय किया जाता था। इस समय की अगर हम वस्त्रों की बात करें तो जो अमरकोश है, अमर सिंह का अमरकोश, वो कहता है कि धनी जो व्यक्ति थे उनके लिए तो बहुत ही बारीक कपड़ा था, बारीक कपड़ा उनको पहनने को मिलता था। और इस ग्रंथ के अंदर यानी इसके साथ में तो है ही, और रेशम का जो कपड़ा था उसके बुनने की प्रक्रिया भी हमें इसके अंदर अमरकोश में देखने को मिलती है। उत्तर दक्षिण व्यापार जो था, जो भारत में उत्तर दक्षिण व्यापार होता था, उसके अंदर सबसे मुख्य स्थान किसका था? वस्त्रों का। और वस्त्रों में जो विदेशों में जो भारतीय वस्त्रों की जिनमें मांग मुख्य थी कि विदेशों में कौन से वस्त्रों की मांग थी, तो इसके अंदर रेशमी वस्त्र, मलमल, लिनन, ऊनी व सूती वस्त्र, इनकी सभी की विदेशों में मांग थी। इस समय अगर हम आभूषण कला की बात करें उद्योग और शिल्प के अंतर्गत, तो ये भी उन्नत अवस्था में था ये उद्योग भी। और आभूषण हैं वो मुख्य रूप से देखो किन के बनाए जाते थे? सोने के तो बनाए जाते थे, सोने के अलावा चांदी के भी यानी रजत के भी बनाए जाते थे, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का भी बहुलता से प्रयोग इसमें मिलता है। भरत संहिता कहती है, क्या कहती है? 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख ये करती है। अगर हम इस समय के काष्ठ शिल्प की बात करें तो ये भी इस समय उन्नत अवस्था में देखने को मिलता है। और इसके जो साहित्य के जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं वो इलाहाबाद के निकट एक स्थान है भीत, भीत नामक स्थान से हाथी दांत की हमें 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो ये हाथी उद्योग, जो हाथी दांत उद्योग है, इसके उत्कृष्ट कला का उदाहरण भी हमें इलाहाबाद के भीत नामक स्थल से देखने को मिलता है। इस समय की जो श्रेणियां थी, श्रेणी संगठन किस प्रकार से था? तो जो शिल्पी हैं, उद्यमी और व्यापारी जो भी हैं, इनके अपने अपने संघ होते थे और उन संघों को क्या कहा जाता था? श्रेणी या निगम या गण कहा जाता था। ये जो श्रेणियां थी ये व्यवसायिक कार्य तो करी थी यानी इनका जो व्यवसायिक धंधा था, और इसी के साथ में ये निर्माण कार्य भी करती थी। श्रेणियां जो थी अपने इनका जो आंतरिक मामले थे उन आंतरिक मामलों में ये पूर्णतया स्वतंत्र थी। ये श्रेणियां आधुनिक बैंकों की तरह कार्य करती थी। यानी अगर हम श्रेणी की बात करें तो ये आधुनिक जो बैंक हैं उन बैंकों की तरह ये कार्य करती थी। यानी बैंक क्या करते हैं? ब्याज पर यानी ऋण हैं वो ब्याज पर देते हैं और निधियां ब्याज पर अपने पास भी रख लेते हैं। श्रेणियां जो हैं इसके साथ में वस्त्रोद्योग का भी कार्य करती थी और साथ में बैंकिंग, यानी 2 इनके ये मुख्य कार्य थे। वस्त्रोद्योग और बैंकिंग इसके प्रमुख कार्य थे।
ये जो श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां आर्थिक दृष्टि से क्या थी? संपन्न थी। आर्थिक दृष्टि से संपन्न थी, इसलिए ये सामाजिक कार्य भी करती थी। सामाजिक दृष्टि से जो उपयोगी कार्य थे, जैसे सभागृह का निर्माण है, विश्राम गृह का निर्माण है, जलाशय है, उद्यान है, मंदिर है, यानी इनका निर्माण भी ये श्रेणियां करती थी। इन जो श्रेणी थे, श्रेणी का जो प्रधान होता था, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था, और ये पद क्या होता था? आनुवंशिक होता था। गुप्तकालीन जो श्रेणियां हैं, यानी ये जो श्रेणियां थी, और सार्थवा श्रेणियों की बात करें हम, श्रेणियां या सार्थवा या कुलिक, इन सभी की हमें मोहरें भी प्राप्त हुई हैं कि कहाँ से? नालंदा और वैशाली से। अब हम 2-3 नाम आए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो है निगम। निगम क्या है? जो श्रेणी है या श्रेष्ठी है, उसके प्रधान को निगम कहा जाता था। अगर हम दूसरा नाम आया है सार्थवा, या जो व्यापारिक कारवां यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, तो व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला कौन होता था? सार्थवा। और सार्थ किसे कहा जाता था? इस समय जो भ्रमणशील व्यापारी होते थे, भ्रमणशील व्यापारी को क्या कहा जाता था? सार्थ कहा जाता। हमने गुप्तों के आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम गुप्तों के व्यापार एवं राजस्व स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे।